हेलो एवरीवन, आज की कहानी है बर्दाश्त की हद। सुनो, अपने पिता को समझा देना कि 2 दिन बाद हमारे नए घर की पूजा है और पार्टी। कम से कम उस दिन तुम मेरा मूड ना खराब करें। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वो कमरे से निकले और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं यह भूल जाऊंगी कि वो मेरे ससुर हैं। सीधा घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। माधुरी अपने पति विनीत से बोली। विनीत बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं पापा को समझाने जाऊं? कम से कम पापा को तो तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं, तो तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो पापा को अच्छे से समझा देना, ताकि पिछली बार दिवाली पार्टी में जो हुआ वो इस बार की पार्टी में नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम समझ लेना। और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर विनीत कमरे से निकल गया। विनीत के वहाँ से जाते ही माधुरी बड़बड़ाने लगी। अब मैं इस बुड्ढे को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से काम चलाना होगा। मन ही मन यह सब बुदबुदाते हुए वो अपने ससुर कमलेश जी के कमरे में जाकर बोली, पापा जी, आप तो जानते हैं 2 दिन बाद हमारे नए घर की पूजा और पार्टी है और उसी दिन हमारी सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगे। आपको तो नए घर में लेकर जाने का मन मुझे बिल्कुल नहीं है, पर क्या करें, लोग आपके बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सारे समाज के लोग हमें थू करेंगे कि इतना बड़ा कलेक्टर है और एक पिता का भी बोझ नहीं उठा सकता। अपने इज्जत के कारण आपको झेलना पड़ रहा है। अगर आपने इधर उधर किया तो उसके बाद आगे क्या होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इतना कहकर माधुरी वहाँ से चली गई। फिर अचानक से माधुरी ने कमलेश जी के कमरे का दरवाजा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए ये कपड़े पहन लीजिए। कहीं कोई भोले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत तार तार न हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना। बस इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? माधुरी बस बोले जा रही थी, पर कमलेश जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से माधुरी उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झाड़ते हुए बोली, अरे सुन भी रहे हैं, यह बस मैं कहे जा रही हूँ। कमलेश जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोले, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ आज खाने में क्या बनवा रही हो? माधुरी बोली, हे भगवान, जब देखो तब बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, वह सुना या नहीं? घर की पूजा हम कर लेंगे, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आए तो ज्यादा बात मत कीजिएगा। कमलेश जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या घर की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकता? बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। कमलेश जी बोले, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, सुबह से सिर्फ बिस्किट और चाय नहीं ली है। माधुरी ने कमलेश जी को पूरा घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या नहीं मांग लिया हो, और फिर वहां से चले गए। कमलेश जी सोचने लगे, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। घर की पूजा पार्टी और मेहमानों की पड़ी है इन्हें तो, बस अपने पिता की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोलियों की आवाज कमलेश जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह उन खुशियों का हिस्सा बन पाते। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी।
कमलेश जी सोचने लगे कितनी चाव से वो अपनी पत्नी के साथ अपने इस घर की पूजा की थी, कितनी खुशी से हम तीनों अपने इस घर में रहते थे। पर बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। नए घर की पूजा और पार्टी के साथ साथ उसकी सालगिरह भी है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे की जानने वाले और बहू के मायके वाले भी बुलाए जाएंगे। कमलेश जी ने बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी कमलेश जी अपने कमरे से बाहर कम ही आते थे, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आते तो उनकी बहू माधुरी को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके ससुर के बाहर आने मात्र से ही उसकी खुशियाँ खराब हो जाएगी और वो फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में कमलेश जी वो अकेले पुरानी बत्ती थे जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाते रहते, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमलेश जी अकेले कमरे में बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बोल रहे थे, तुम्हारे बेटे बहू का बस चले तो वो मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानता हूँ वो इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपने पिता का देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी से वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी थोड़ी देर बाद काम वाली मीना वहां आई और खाने की थाली कमलेश जी को देते हुए बोले, लीजिए बड़े मालिक, खाना खा लीजिए। कमलेश जी ने आशा भरी नजरों से मीना की तरफ देखा। मीना बोली, बड़े मालिक अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर के लिए आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे, अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप जानते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमलेश जी यह सब समझ गए। उन्हें भूख इतनी जोर से लगी थी कि वो खाने पर टूट पड़े। उनको इस तरह खाना खाते देख मीना की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला ये कलेक्टर साहब के पिता है। वह कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं और मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा घर की पूजा पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह की पार्टी पर सबको खिलाता है, पर उसके पिता भूखे हैं। तभी मीना को माधुरी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो बाहर जाने को हुई। तभी कमलेश जी बोले, मीना, 2 रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। मीना बोली, बड़े मालिक, जैसे कि मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, भी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कमलेश जी ने बहू के कहे अनुसार कपड़े निकाल कर देखे तो वो खुश हो गए और कहने लगे, बेटे बहू ने पहली बार मेरे लिए नए कपड़े खरीदा हो। जब पहन कर देखा तो कपड़े बहुत ढीले थे, इसलिए कमलेश जी ने पुराने कपड़े ही पहन लिए। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगे। विनीत और माधुरी अपने नए घर की पूजा करने के लिए बैठ गए। तभी उनके एक रिश्तेदार ने कहा, विनीत भैया, चाचा जी तो घर पर ही है, उनको भी पूजा में बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है, उस पर इतनी खुशी का दिन है तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सब ने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर विनीत ने माधुरी की तरफ देखा तो माधुरी बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, यह बात है कि पापा जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने खुद ही मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का और उनके हाथों पूजा करवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके माधुरी ने विनीत के साथ मिलकर पूजा की। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में मीना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो माधुरी उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है, यह खाना किसके लिए ले जा रही है?
मीना बोली, बड़े मालिक को भूख लग रही होगी, उन्होंने 2 ही रोटी खाई है। माधुरी बोली, तो 2 रोटी काफी है इस उम्र में, ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गए तो उनको कौन उठाएगा। चुपचाप से यह प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, तेरे बड़े मालिक को मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़े मालिक की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देते हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी मीना ने मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। माधुरी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक कमलेश जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से तिलमिला रहे थे, लेकिन उनसे अब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कमलेश जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वह उठकर अपने कमरे से बाहर आए और छोटे बच्चे की तरह इधर उधर झांकने लगे। अचानक से विनीत की नजर कमलेश जी पर पड़ी और वो माधुरी के पास जाकर धीरे से बोले, माधुरी, मैंने तुम्हें कहा था न कि इस पूजा में पापा अपने कमरे से बाहर दिखने नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, पापा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत ही बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। पापा को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी की नजर उन पर पड़े। माधुरी फटाफट कमलेश जी के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा था बाहर मत आना, आप सुनते क्यों नहीं है? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आता देख वह बोली, चलिए पापा जी अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमलेश जी भूख से तड़प रहे थे। सबके सामने ही वह बोले, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से कमलेश जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर के पापा अभी तक भूखे प्यासे बैठे हैं, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। माधुरी हमारे साथ पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जवान में बातें बनाने लगे। आखिरकार माधुरी कमलेश जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लो। कमलेश जी कुछ कहते उससे पहले ही माधुरी ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने मीना से बोली, मीना, जल्दी से पापा जी को 1 प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना, वो बूढ़े हो गए हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मीना आश्चर्य से माधुरी की तरफ देखने लगी और फटाफट 1 प्लेट में खाना लगाकर कमलेश जी के कमरे में ले गई। कमलेश जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मीना को देखते ही बोली, मीना, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारा बुढ़ापे का शरीर का चमड़ी इतनी कोमल हो गया है कि तुरंत ही खून खून हो गया। मीना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ी और उनके हाथ को बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालिक, आप खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। मीना ने अपने हाथों से कमलेश जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द उन्हें अब कम लग रहा था। कमलेश जी खाना खा रहे थे तो मीना बोली, एक बात कहूँ बड़े मालिक, आपका बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते, काहे बर्दाश्त कर रहे हो? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू के मोहताज क्यों हो? कमलेश जी बोले, मीना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहो तो आज अपने लिए नौकर रख लो, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही ना। मैं अकेले क्या करूँगा? गाँव की खेती बाड़ी से जो पैसा आता है वह भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। विनीत की माँ भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गई। अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ?
इतना कहते कहते वह रोने लगे। तभी मीना बोली, बड़े मालिक, पत्नी के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकते हैं और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकते। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाए। मालिक, भले ही एक रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़े लिखे हैं। तभी माधुरी ने मीना को आवाज लगाई और वो बाहर चली गई। उसके जाते ही कमलेश जी सोचने लगे, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर बाद मीना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा खाना वैसा का वैसा ही था। कमलेश जी अपने पत्नी की तस्वीर को निहार रहे थे। मीना बोली, क्या हुआ बड़े मालिक, आपने खाना नहीं खाया? कमलेश जी बोले, नहीं चाहिए मुझे ये अपमान की रोटी, ले जाओ इसे वापस। मीना ने कमलेश जी को मनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। माधुरी और विनीत भी कमरे में आ गए और आते ही कमलेश जी पर बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है फिर भी आप ऐसी हरकत करते हैं खाने के लिए। आप इतने पागल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, फिर रहना अकेले। विनीत की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि माधुरी बोली, लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा करते हैं वो भी तो ऐसे ही पड़ा है, खाना बर्बाद करते हैं। पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपकी नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो, अब मुझसे यह सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। विनीत, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेले रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगा। कमलेश जी चुपचाप बैठे बेटे बहू की बातें सुन रहे थे। मीना आश्चर्य से कमलेश जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़े मालिक क्या करेंगे। दूसरे ही दिन विनीत ने कमलेश जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचते ही कमलेश जी सबसे पहले अपने वकील को बुलाए और अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने विनीत को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। घर का आधा हिस्सा उन्होंने किराए पर लगा दिया और आधे हिस्से में वो खुद रहने लगे। एक दिन उन्होंने मीना को फोन किया और मीना और उसके पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और कमलेश जी के साथ ही रहने लगे। कमलेश जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाते थे। इस तरह खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती वह विनीत के पास ना बेचकर कमलेश जी ने अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। जब पैसा विनीत के अकाउंट में नहीं आया तो वो और माधुरी दोनों गांव पहुंचते हैं। कमलेश जी के ठाट बाट देख कर विनीत बोला, पापा, ये घर का क्या हाल बना रखा है आपने? और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई, जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। कमलेश जी बोले, तुझे क्यों पूछूंगा, तुम होते कौन हो? अब वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। माधुरी बोली, आप पैसों का क्या करेंगे और किससे पूछकर आपने घर आधा हिस्सा किराए पर दे दिया? कमलेश जी बोले, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगा मैं तुम लोगों से, संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे यह सब कहने वाले? विनीत बोला, पापा, यह कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके बेटा बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। कमलेश जी बोले, कौन सा बेटा बहू? वह जो एक रोटी तक के लिए अपने पिता को तरसा देते हैं। ऐसे बेटा बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुका हूँ, तो अब गाँव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाना। अब अपनी पत्नी के साथ आराम से वही रहो। माधुरी बोली, पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर यह सब आपको इस मीना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह मीना की तरफ बढ़ी, कमलेश जी ने एक थप्पड़ बहू की गाल पे जड़ दिया
और बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो भी सेवा की इसने ही की है, और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और न ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से, और वापस कभी लौट कर मत आना। सही समय रहते मैंने यह फैसला ले लिया, नहीं तो तुम दोनों तो मेरी जिंदगी नरक कर देते। मैं केवल तेरे इज्जत के लिए अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन तुमने तो इसको मेरी कमजोरी ही समझ ली। मैं कमजोर नहीं हूँ, बस तेरे इज्जत के बारे में सोचा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। कमलेश जी का रौद्र रूप देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई थी। मीना बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़े मालिक को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारे को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार विनीत व माधुरी अपना समूह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए और दोबारा लौट कर नहीं आए। यहाँ मीना और उसके पति कमलेश जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनके चीजों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो अधिकार कैसे पा सकते थे, वो खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।